70 साल बीत गए, लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल और जवाहरलाल नेहरू के बीच तल्ख राजनीतिक रिश्तों की झुनझुनी लोगों के दिमाग से नहीं उतरी। दोनों के बीच उनके गुरु महात्मा गांधी आते हैं। इस तरह रिश्तों की कहानी पर एक त्रिकोण बन जाता है। इसमें कई क्लाइमैक्स है। 1946 से 1950 की घटनाओं पर गौर करें तो लगता है कि हर बार पटेल को ही क्यों झुकना पड़ा। क्या भारत को एक सूत्र में बांधने के लिए उनके अभूतपूर्व काम का यही पुरस्कार होना चाहिए था, या उनकी कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा थी ही नहीं, या फिर क्या सत्ता पाने के लिए वह नेहरू को अपदस्थ करना चाहते थे? ये सारे प्रश्न जितने उस समय उठते थे उतने ही आज भी इतिहासकारों को बेचैन करते हैं। तो आइए चलते हैं 1946 की ओर, जब इस सत्ता संघर्ष की शुरुआत हुई थी। दोस्तों, आज़ादी सामने दिखाई दे रही थी। ब्रिटिश थक चुके थे और उन्हें हर हाल में भारत से जाना ही था। भारतीयों को सत्ता सौंपने के लिए अंतरिम सरकार गठित होनी थी। चुनाव हुए और देश भर में 15 राज्यों में कांग्रेस को विजय मिली। कांग्रेस अध्यक्ष पद अब अचानक महत्वपूर्ण हो गया था। 1940 से मोहम्मद अबुल कलाम आजाद ही अध्यक्ष बने हुए थे। दूसरा विश्व युद्ध, भारत छोड़ो आंदोलन और अनेक कांग्रेस नेताओं के जेल में होने से 6 वर्षों से अध्यक्ष पद का चुनाव ही नहीं हुआ था। आजाद बने रहना चाहते थे, लेकिन गांधी ने उन्हें मना कर दिया। गांधी का रुख देखकर राजा जी कृपलानी भी शांत हो गए। अंत में 2 ही लोग, पटेल और नेहरू, मैदान में बने रहे। अध्यक्ष का चुनाव राज्यों से नामांकन के आधार पर होता था। 15 में से 12 राज्यों ने पटेल को नामांकित किया, जबकि बाकी 3 ने किसी का नाम नहीं दिया। नेहरू का नाम कहीं से नहीं आने से गांधी जी परेशान थे। उन्होंने कृपलानी से कहा कि कार्य समिति के कुछ सदस्यों को नेहरू का नाम सुझाने के लिए मनवाए। शायद कोई सामने नहीं आया। आखिर में महात्मा गांधी ने पटेल को ही नाम वापस लेने के लिए कहा। पटेल ने एक क्षण की भी देरी नहीं की। जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस अध्यक्ष बने और इसी से उनके प्रधानमंत्री बनने का रास्ता साफ हुआ। इस पहली घटना ने पटेल को राजनीति में दूसरे स्थान पर धकेल दिया था। लौह पुरुष एक आज्ञाकारी शिष्य में बदल गया। लेकिन आजाद, सी राजगोपालाचारी और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बाद की इस टिप्पणी को क्या कहें कि पटेल के पक्ष में खुलकर खड़े न होने की उन्होंने बड़ी भारी भूल कर दी। दोस्तों, दूसरा परिदृश्य भी 1946 का ही है, जब बंगाल में हिंदू मुस्लिम दंगे भड़क उठे थे। तब वहां मुस्लिम लीग सत्ता में थी। दंगों की आंच से पूरा देश जलने लगा। यहाँ गृह मंत्री के रूप में पटेल की भूमिका आती है। पटेल ने मंत्रिमंडल की बैठक में नेहरू की बंगाल नीति की कड़ी आलोचना की थी। नेहरू इससे बहुत खफा थे। कांग्रेस अब भीतरी तौर पर 2 हिस्सों में बंट चुकी थी। हिंदुत्वनिष्ठ तबका पटेल के साथ, जबकि वामपंथी और मुस्लिम परस्त तबका नेहरू के साथ हो गया। नेहरू को अपनी गद्दी पर खतरा महसूस हुआ तो उन्होंने पटेल की ताकत कम करनी शुरू की। अपने सचिव HVR अयंगर को राहत कार्य की देखरेख के लिए अजमेर भेज दिया गया। अब अजमेर के पुलिस आयुक्त शंकर प्रसाद को पटेल के मातहत नहीं, बल्कि अयंगर या परोक्ष रूप से नेहरू के अधीन काम करना था। इसी तरह दिल्ली के निजामुद्दीन दरगाह की सुरक्षा भी नेहरू के अधीन विशेष अधिकारी को सौंप दी गई। पटेल का आहत होना स्वाभाविक था। गांधी जी ने बीच बचाव कर दोनों को शांत कर दिया, लेकिन दोनों के बीच दूरियां बढ़ती ही गई। कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव के बाद पटेल को वह दूसरा झटका था। यह बवंडर भरे दिन थे। रियासतों के भारत में विलय का काम जोर शोर से चल रहा था। साम दाम दंड भेद सबका चतुराई से इस्तेमाल कर पटेल ने छोटी बड़ी 564 रियासतों का भारत में विलय कर दिया। केवल जूनागढ़, हैदराबाद और कश्मीर के मामले उलझे हुए थे। जूनागढ़ और हैदराबाद राष्ट्र संघ तक शिकायत ले गए थे। कश्मीर में महाराजा हरि सिंह असमंजस में थे। शायद वह भी जूनागढ़ और हैदराबाद के बारे में राष्ट्र संघ के फैसले का इंतजार कर रहे थे। लेकिन पटेल ने जूनागढ़ को भारत में विलय होने के लिए मजबूर कर ही दिया। हैदराबाद में 13 सितंबर 1948 को पटेल ने पुलिस कार्रवाई कर 5 दिन में ही उसे फतह कर लिया। कहते हैं कि नेहरू किसी सख्त कार्रवाई के पक्षधर नहीं थे, लेकिन उनके यूरोप दौरे के समय जब पटेल प्रभारी प्रधानमंत्री बने तो हैदराबाद में सीधी कार्रवाई का निर्णय ले लिया गया। नेहरू के लौट आने तक हैदराबाद भारत में शामिल हो चुका था। नेहरू इससे तिलमिला गए। अब कश्मीर का अहम मुद्दा बचा था। कबाइलियों के नाम पर पाकिस्तानी सेना ने कश्मीर पर हमला बोल दिया था। महाराजा हरि सिंह ने भारत से मदद मांगी, लेकिन विलय पत्र पर साइन हुए बिना नेहरू ने सेना भेजने से इनकार कर दिया। पटेल के हरि सिंह से अच्छे रिश्ते थे। अंत में मेनन को रातों रात श्रीनगर भेजकर विलय पत्र पर साइन कराए गए। फिर भी नेहरू की हिचक कायम थी। इसे लेकर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने नेहरू मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया था। जनरल थिमैया उस समय सीमा सुरक्षा बल के कमांडर थे। यह बहुचर्चित किस्सा यूं है
कि कश्मीर के हालात दिन ब दिन बिगड़ रहे थे। जनरल थिमैया ने पटेल से मुलाकात की और जमीनी हकीकत के बारे में बताया। दोनों नेहरू से मिलने गए। बहुत देर तक चर्चा के बाद भी निष्कर्ष नहीं निकला। अंत में हैरान होकर पटेल ने नेहरू से पूछा, आपको कश्मीर चाहिए या नहीं, हाँ या ना? नेहरू ने तपाक से हाँ कह दिया। इतना होना था कि पटेल ने थिमैया से कहा, अरे अब आप यहाँ क्यों खड़े हैं, जाइए हमला बोलिए। यह सुनते ही थिमैया वहां से तुरंत निकले और 22 अक्टूबर 1947 को भारतीय सेना ने कश्मीर में मुकाबला शुरू कर दिया। नेहरू की कश्मीर नीति को लेकर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भी 23 अक्टूबर 1947 को इस्तीफा दे दिया। कश्मीर मामला असल में गृह मंत्रालय यानी पटेल के जिम्मे था। नेहरू ने इसे उनसे छीनकर अपने अधीन कर लिया और एन गोपाल स्वामी अयंगर को यह विभाग सौंपकर कैबिनेट रैंक का मंत्री बना दिया। एक और चोट के कारण पटेल अपमानित महसूस करने लगे थे। उनके पास रियासत विभाग था, फिर भी नेहरू ने उन्हें पूछे बगैर शेख अब्दुल्ला को सीधे 20 लाख रुपए भेज दिए। पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए देने का मामला भी तूल पकड़ता जा रहा था। गांधी जी और नेहरू कहते थे कि पाकिस्तान को यह रकम देने का हमने वादा किया है। वहीं पटेल ने सार्वजनिक रूप से कह दिया था कि पाकिस्तान ने कबायलियों को आगे कर हम पर हमला किया है। उसने दोस्ती नहीं निभाई, वादा नहीं निभाया, हम क्यों निभाएं? यह बात दोहराने की जरूरत नहीं है कि गांधी जी ने इसी मुद्दे को लेकर अनशन किया था और उन्हें बचाने के नाम पर यह रुपया पाकिस्तान को दे दिया गया। पटेल यहाँ भी मन महसूस कर रह गए। दिसंबर 1947 से ही नेहरू और पटेल के रिश्ते तल्ख होने लगे थे। गांधी ने बीच बचाव कर दोनों के बीच सुलह करवा दी थी, लेकिन यह भी बहुत दिन नहीं चली, जो पटेल के इस्तीफे से जाहिर होता है। फिर गांधी जी की हत्या के बाद सारा सीन ही बदल गया। नेहरू निराशा में घिर गए। 29 मार्च 1950 पटेल को भेजे पत्र में नेहरू कहते हैं, मैं जिन आदर्शों पर चला उनका अब कोई मायने नहीं बचा है। भारत में जो स्थितियां बन रही है उनसे न केवल मैं निराश हो चुका हूं, बल्कि मुझे लगता है कि मैंने जीवन भर जो भी किया वो सब निरर्थक हो गया है। इस पत्र का पटेल ने तुरंत जवाब दिया और कहा, आप इतने परेशान और त्रस्त हैं, इसका मुझे अनुमान नहीं था। मुझे थोड़ा भी पता होता तो मैं फौरन आपके पास पहुंच जाता, समस्याएं हल कर देता। हमें ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए जिससे दोनों के बारे में जनता में और भ्रम फैले। राजनीति में लिखा बोला कुछ जाता है, किया कुछ और ही जाता है। इसलिए इन पत्रों का संकेत यही मानना चाहिए कि दोनों कुछ समय शांत रहना चाहते हैं। लेकिन महात्मा गांधी की हत्या के बाद राजनीतिक स्थितियां बदली और पटेल ने अपने इस्तीफे पर जोर न देकर मंत्रिमंडल में बने रहने का निर्णय किया। नियति ने इस सुलह को 15 दिसंबर 1950 को पटेल के निधन के साथ तोड़ दिया। लेकिन इस सवाल का जवाब अब भी बाकी है और हमेशा रहेगा कि पटेल के साथ क्या अन्याय नहीं हुआ था।